नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में भी एक सवाल दिल्ली के राजेंद्र मुखर्जी नगर के बाद शुरू हो गया है। जिस तरह से आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर फेमस है, ठीक उसी तरह से कोटा भी दुनिया भर में, भारत में कम से कम आईआईटी और एमबीबीएस के यानी कि नीट की परीक्षा तैयारी करने वाले, आईआईटी में जाने वाले विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। कोटा में कोचिंग संस्थानों के हालात क्या दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर से कुछ अलग हैं? वहां से भी लगातार आत्महत्या की खबरें जिस तरह से कोटा से बार-बार आती है। राजस्थान सरकार ने जो सख्ती दिखाने की कोशिश दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की इस घटना के बाद जो की है, जयपुर में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद क्या राजस्थान में हालात सुधरेंगे? क्या राजस्थान सरकार की सख्ती सिर्फ 1 दिन की कार्यवाही या फिर आने वाले दिनों में बच्चों के हालात में कोई बड़ा ज़बरदस्त सुधार लाएगी? ये सवाल है जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम करते हैं। राजकुमार मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुमित श्रीमल बीजेपी से, अशोक ओझा वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर ज्योति सीडाना समाजशास्त्री और राजेंद्र भानावच्चे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति सीडाना, शुरुआत आपसे करते हैं कोटा से। कोटा की स्थिति आपने बहुत करीब से देखी है। दिल्ली की स्थिति के बाद जब पूरे देश में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है, वर्तमान उनका जो भविष्य की चिंता है, लेकिन वर्तमान की तरफ ध्यान बड़ी मुश्किल से इस दुर्घटना के बाद गया है। इससे पहले तो इस पर चर्चा हो नहीं रही थी कि किन विषम परिस्थितियों में हमारे विद्यार्थी अपना जीवन निकालते हैं। हम तो कहते हैं हार्डशिप से ही जीवन बनेगा, तो कैसी-कैसी हार्डशिप बच्चों को हम दे रहे हैं। कोटा के हालात में क्या फ़र्क है ज्योति जी? नमस्कार। बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज का। जैसे कि आपने भी बताया अभी। देखिए, मुझे लगता है कि आपने कहा हार्डशिप से गुज़र कर ही सक्सेस का रास्ता आता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज का जो समय है, वो मार्केटाइज़ेशन का है। मार्केट डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी बाज़ार केंद्रित समाज है आज। और बाज़ार का आपको पता होगा एक ही नियम होता है कि बाज़ार का कोई नियम नहीं होता। बाज़ार सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। और जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, हमने आगे लगा रखा है, उसके शब्द हम यूज करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। तो जिसको भी आप इंडस्ट्री मानते हैं, ये मान के चलिए वो प्रॉफिट मेकिंग सेंटर्स हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। वो स्टूडेंट्स हार्डशिप के लिए तो वहां आए हैं, लेकिन आप उनको जो चैलेंजेस दे रहे हैं, उनकी लाइफ को थ्रेट दे रहे हैं, वो कोई हार्डशिप का हिस्सा नहीं है ना। उनके सामने हम कैसे भी किसी भी मल्टी स्टोरीज में चला रहे हैं, जितने भी आप सोचिए, ये जो सेंटर्स हैं, क्या इनकी सेफ्टी के ऑडिट होती है कभी? कितने समय में होती है? नहीं होती तो क्यों नहीं होती? क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है? इनके वो सब ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट केवल फाइनेंशियल मामलों में नहीं होती, सेफ्टी ऑडिट भी होनी चाहिए। क्या वो होती है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो होती तो शायद ये केस नहीं होता, ये मामला नहीं होता। हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है हम सब में एक प्रॉब्लम है कि जब कोई हादसा हो जाता है, हम केवल तभी जांच करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं देते कि वो बच्चे जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, मैं अगर कोचिंग इंडस्ट्री कोटा की बात करूं, तो कोचिंग में आप जब देखिए, झांक कर देखिए, कभी जब कोई हादसा हो जाता है, तब एकदम से सिस्टम जागरूक हो जाता है, एक नई गाइडलाइन बना दी जाती है। उस गाइडलाइन का क्या वर्ड बाय वर्ड पालन हो रहा है, इस बात की किसी को चिंता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स दे दिए जाते हैं। एक गाइडलाइन आई कि 16 साल से कम बच्चे का एडमिशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आप कभी विजिट कर रहे हैं क्या? 16 साल का बच्चा वहां नहीं है? है, आज भी है, आज की डेट में भी, इस सेशन में भी है, पर कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि ये बहुत सारी चीजों का गठबंधन है, जिसमें कहना चाहिए स्टेट भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। कोचिंग सेंटर मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये सब इन्वॉल्व है। क्या इनको कोई चेक करने वाला है? इन पे चेकआउट लगता है? नहीं। फिर एक घोषणा आती है कि 5 घंटे से ज्यादा आप इन्हें नहीं पढ़ाएंगे। मैं कोचिंग सेंटर के पीछे ही, आसपास ही रहती हूँ, 1.5 किलो 2 किलोमीटर के एरिया में।
मैं कभी रात को 11 बजे भी घूमने गई हूँ तो मुझे कोचिंग सेंटर चलते हुए दिखाई देते हैं। रात में भी कोचिंग सेंटर्स रात को 10:30-11 बजे लाइट जल रही होती है। क्यों, क्या चल रहा है वहां पर? बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक दिन आता है जब बहुत आपको याद होगा 2023 में सिर्फ कोटा में 28-29 सुसाइड्स हुई थी, सिर्फ कोटा में। पूरे देश का क्या आंकड़ा होगा ये हमें नहीं पता। तो जी आप सोचिए, क्या हम लोग चेकआउट करते हैं इनकी मेंटल हेल्थ? एक दिन आता है, एक महीना हम लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने तो कोटा में देखा है, हर संडे शुरू के 4-5 संडे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता है, वो इन लोगों को, इनसे बात करता है, इनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है। जी पिछले जी 4 हफ्ते से ये चल रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंथ ये बंद हो जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे हमें ये कहते हैं, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर भी डील करती हूँ। एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसको ये बोला गया कि वो बच्ची जो आपको पता होगा कि कोचिंग सेंटर में अपग्रेड करते हैं बच्चों को, है ना? जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उन्हें अपग्रेड कर देते हैं, यानी उन्हें बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, और जो स्लो लर्नर होता है उसे डाउनग्रेड कर देते हैं। तो वो बच्ची जो डाउनग्रेड थी वो मैथ्स नहीं समझ पा रही थी, और वो समझने के लिए अपने फ्रेंड के अपग्रेड क्लास में चली गई। वहां टीचर ने उससे 1-2 सवाल पूछे जो कि उसे नहीं आए, और उसने कहा कि सर मैं चूंकि अभी आपसे क्लासेस लेने लगी हूँ और मेरा ये पोर्शन बहुत वीक है तो मुझे नहीं आता। उस बच्ची ने मुझे बताया कि उसको इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया गया कि आप लोग इस लायक ही नहीं है इस क्लास में आए, आपको तो ऐसे टीचर पढ़ाएंगे। मैं वो वर्ड्स नहीं बता सकती जो उस बच्ची ने मुझे रोते हुए बताया। अगर इस तरह के टीचर हैं, नई गाइडलाइन कहती है कि टीचर्स का क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे अपग्रेड होना चाहिए, सारी चीज जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कहाँ है वो सब चीजें? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी तो इसमें तीन 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 स्टेक होल्डर हैं। एक सबसे पहला पेरेंट, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट और तीसरा गवर्नमेंट। तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसलिए वो उन तमाम विपरीत परिस्थितियों से आता है और अपने बच्चे को जो परिस्थिति मिलती है उसमें छोड़कर चला जाता है। राजेंद्र नगर में किन परिस्थितियों में बच्चे रह रहे हैं, ये कोई नई बात तो थी नहीं राजेंद्र भानावत जी। लेकिन जैसे ये दुर्घटना हुई उसके बाद हमारे मीडिया के कुछ साथी ऐसे पेश कर रहे थे जैसे पहली बार दुनिया में उन्हें इस बात की जानकारी हुई है, इल्म हुआ है कि राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में बच्चे किस हालात में रह रहे हैं। सेम कोटा, हमें सबको मालूम है कि हालात क्या हैं। सबको मतलब सबको, पेरेंट्स को पता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, तो और किसको पता करना बाकी है राजेंद्र जी? एक तो मेरा ये कुछ डिस्टर्बेंस है, पूरी आवाज तो आपके स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी, लेकिन देखिए शासन दो तरह का है, एक फाइलों में, एक धरातल पे, और दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। आदेशों के अनुसार देखें तो सारे आदेश यथावत फाइलों में शोभा बढ़ा रहे हैं, अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं, सब आदेश समय समय पे निकलते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता धरातल पर क्या है इसको देखने की न तो किसी ने जरूरत समझी, और अगर देखा भी होगा किसी ने तो इतने ज्यादा दबाव होते हैं लोगों के ऊपर कि वो शायद काम न करके अपने खुद की स्वार्थ पूर्ति में अपनी कर्तव्य की ईति चीज समझ लेते हैं। तो जैसा अभी ज्योति जी बता रही थी, हमारा जो सिस्टम अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट ड्रिवन सिस्टम हो गया है। एक एक्सीडेंट, और ये केवल कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं, आप अपने सामान्य जीवन की कोई सी भी बात देख लें, प्रदूषण की बात देख लें, गाड़ियों की बात देख लें, सड़कों की बात देख लें, बिजली के तारों की बात देख लें, पानी के नालियों की बात देख लें, नालों की सफाई की बात देख लें, शायद ही कोई ऐसा पहलू है शहरी व्यवस्था का जो जैसा होना चाहिए उस तरह से सब जो बड़े-बड़े लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, अच्छी-अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, सब लिख के आते हैं, पता नहीं जब सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो वे अपने सारे जो सिद्धांत सीख के आते हैं उनकी तिलांजलि दे रहे, वरना आज सड़कों में पानी भरा रहता है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात ही जा रही है, जैसे दिल्ली का हादसा हुआ, ये हादसा अगर कहीं नहीं हो रहा है तो ये कोई प्रशासन के कारण नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद रहने के बड़ी ईमानदारी से तो प्रशासन के बावजूद भी अगर हादसा नहीं हो रहा है तो ये मतलब एक बड़ी बात है इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है देखिए, आज अगर सही तरह से नियमों की पालना करें जाए, जयपुर की सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, सारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, न केवल जयपुर की, राजस्थान की कहीं पर भी कोई भी रहने के काबिल फिट नहीं मानी जाएगी।
जहाँ पार्किंग की जगह है वहाँ लोगों ने दुकानें बना ली, या अस्पतालों में जहाँ पर अंदर कुछ और कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां भी लोगों ने और कुछ व्यावसायिक स्थिति पैदा कर ली है। तो इसमें एक ये मांग और आपूर्ति का संबंध कुछ इस प्रकार का बन गया है कि मांग इतनी अधिक होती है कि उसकी आपूर्ति अगर कम है किसी चीज की, तो उसको प्राप्त करने के लिए आदमी सभी तरह के सिद्धांतों के साथ समझौता करने को तैयार है, और सिद्धांतों के साथ अपने काम के साथ समझौता करना और स्वार्थ की पूर्ति करना, ये दो मुख्य रूप से घटक मुझे लगता है जो इस तरह के हादसे के लिए जिम्मेदार है। और जहाँ हादसे नहीं हुए हैं उनको नहीं मानना चाहिए कि वहां बहुत अच्छी स्थिति और वहां नहीं हुआ, जहाँ हो गया उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए हाथरस में 100 लोग मर गए भगदड़ के अंदर, वो भी एक प्रशासन की व्यवस्था की तो बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए कि किसी बेसमेंट में बैठ करके या उसमें बैठ के पढ़ाई करें। अब हजार जगह एक मुझे बताया गया है कि हजार लोग एक बेसमेंट के एक बड़े हॉल में बैठ के कर एक या दो निकास द्वार है, पानी अचानक आ गया, ये तो पानी की बात है। बिजली की बात देख लीजिए, बिजली से शॉर्ट सर्किटिंग से लास्ट टाइम एक दिक्कत हुई थी, तो आग लग गई थी एयर कंडीशनर में उसमें, तो दिल्ली में कूदते हुए, सूरत में कूदते हुए बच्चे दिखाए गए, बिल्डिंग के नीचे उतर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये तो केवल एक, क्योंकि ये दिल्ली कैपिटल है, वहां पर हादसा हो गया तो इसकी चर्चा में आया, लाइमलाइट में आया है, अब सब सीलिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक बार की कार्रवाई ना हो करके हम भूल न जाए इसको, इसमें निरंतर इस पर निगरानी सबकी बहुत आवश्यक है। इसमें जो जनहानि जब होती है, एक भी व्यक्ति की जनहानि, व्यक्ति के जीवन जाता है, तो उस परिवार के लिए तो उम्र भर का कष्ट दे ही जाता है, तो समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा एक नुकसान होता है इसके अंदर। तो ये हमें सबको ही करना चाहिए, मतलब इसमें क्यों जाते हैं पेरेंट, बच्चे क्यों जाते हैं पढ़ने, उनको पता है इस तरह की स्थिति है, फिर वही बात है कि अगर जाना है तो ऑप्शन यही है, तो न जाए, या जाए तो ऐसी खराब स्थिति में जाए। प्रशासन ये कह के मुक्त हो जाता है कि हमारे तो साहब ने नोटिस दे दिया इसको। अब नोटिस देने से कोई सुरक्षा नहीं होती है, सुरक्षा होती है वास्तव में या तो उसको बंद करवाने से, या जो व्यवस्था फायर सेफ्टी की जो बात है उसकी होनी चाहिए। अभी कहा है, अभी ज्योति जी कह रही थी फायर सेफ्टी ऑडिट होता है, फायर ऑडिट होता है, नगर निगम के मुख्य रूप से, तो मुझे लगता है नगर निगम के प्रमुख रूप से जिम्मेदारी बनती ही है, उसमें उनका काम है फायर सेफ्टी राजेंद्र भानावत जी, जयपुर में नगर निगम की मेयर ने बड़ी सख्ती दिखाई, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया। सुमित श्रीमल जी, इन 2 के आगे कहाँ बढ़ रहे हैं आप, और कौन आपको नजर आए जिन पर आप सख्ती दिखा रहे हैं, या जिन पर कार्रवाई हो रही है, या जिनकी लिस्टिंग हुई है? जरा लिस्टिंग हुई है, कुछ बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? सुमित श्रीमल जी, मेरा सवाल सुना आपने? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी जी, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिए कि पूर्व की सरकार ने, या जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है, आप हमारी सरकार देखेंगे तुरंत सरकार एक्शन में आ रही है। दिल्ली की बात की जाए तो बिल्कुल वास्तव में वो एक घटना जो मीना जी डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, पहले भी आ रहा था, बाकी लोगों को नहीं पता, हल्का सा आवाज को कुछ ठीक करवा सकते हैं तो आप देख लीजिए। जी, सुमित जी का ऑडियो ठीक नहीं है, प्लीज उज्जवल थोड़ा ठीक करें। राजकुमार मीणा जी के पास आ रही हूँ मैं। राजकुमार जी, सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई, आपने देखा कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर लगाम लगाने खुद मेयर पहुंची, क्या दिख रहा है आपको? सरकार बड़ी साफ नियत से काम कर रही है? मीना जी, पहले तो ये क्या कि मुद्दा ऐसा है कि एक बड़ा अति संवेदनशील मुद्दा है, सरकार की साफ नियत पर कार्य करे। मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूं कि न कि किसी के साथ, क्योंकि समस्या क्या है कि पूरे राजस्थान में 2 ही कोचिंग संस्थान तो है नहीं, पूरे जयपुर के अंदर कम से कम 150 कोचिंग संस्थान है, कितनी ही लाइब्रेरी है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और इनमें आप देखिए कि बिना सुरक्षा, न तो इनका अगर ऐसे जगह भी कोचिंग चल रही है कि एक बार बच्चा एंट्री कर जाता है तो एग्जिट का दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं, कोई अगर वहां पे किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसे रोकने का कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप ये होना ये चाहिए कि आप निरपेक्ष तौर पर, तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आपको जो गलत है, क्योंकि ये है कि इसमें पक्ष लेने का कोई समय नहीं है, निरपेक्ष तौर पे आप सब पर कार्रवाई कीजिए, सिर्फ पूर्ति नहीं। आपसे अगर पूछा जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि कमेटी बना दी 5-7 लोगों की वो जांच हो रही है। अरे भाई, आपके पास पूरा प्रशासन है, आप सीधा निर्देश दीजिए कि आप कोचिंग संस्थानों पर जाइए, जिन पे कमी हो उनको नोटिस दे के आइए, उन्हें तय समय दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बंद करवा दोगे, बच्चों की अपनी पढ़ाई भी होती है। लेकिन राजकुमार जी, आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे
कौन-कौन से संस्थान हैं, जहाँ इस तरह से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है? आपने कुछ काम किया है राजस्थान में, कोटा में, जयपुर में और कहाँ-कहाँ ऐसे हालात में बच्चे रह रहे हैं जो त सरकार को आप उनकी स्क्रीनशॉट्स दें, उनके वीडियो बनाकर दें, सरकार को अवगत कराएँ कि आप यहाँ पर भी आएँ? जी, जी, बिल्कुल मीना जी, ये बिल्कुल ऐसा होगा भी, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या आ जाती है कि ये शिक्षा व्यापार बन चुकी है। इसका राजनीतिक व्यापारीकरण हो चुका है। आप किसी पे हाथ डालने जाओगे तो कोई न कोई राजनेता या कोई न कोई पावरफुल आदमी आके उन अधिकारियों को कैसे भी कहते हैं, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता ना। आप कोटा के अंदर देख लीजिए, क्या कोटा के अंदर इतनी कोचिंगें चलती, किसी पे कार्रवाई हुई, नहीं हुई? तो आपको निष्पक्ष तौर पे, चाहे कोटा हो, सीकर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, जयपुर हो, यहाँ पे उदयपुर है, बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थाएं चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पे करो या उस पे करो, लेकिन आप निष्पक्ष तौर पर सब पर करो। ऐसा नहीं, आप जांच करवाओगे तो पाओगे कि 90% कोचिंग संस्थानों में कमी है। आजकल क्या है, कोई किसी भी मकान का बेसमेंट में किसी ने व्यापारीकरण के तहत उसको बस लाइब्रेरी बना दिया। जाने का एक छोटा सा रास्ता रहता है, उसी में कोचिंग चला रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो आज एक दुर्घटना हुई है, उस सबसे हम सबक ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो ये तो प्राकृतिक घटनाएं होती है, आपदा आना, बहुत बार मानवीय भूल की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती, तो उनको रोकना बहुत जरूरी है और उन पे एक सख्त नियम कानून बनाने की जरूरत है, न कि किसी के दबाव में आकर, या कि न कि इसका कोई राजनीतिकरण करके, न कि इसका आपने खुद ही व्यापारीकरण कहा, करके। राजकुमार मीणा जी, आपने खुद ही कहा कि इतनी ज़्यादा इसमें करप्शन है, इतना ज़्यादा इसमें मजबूरियाँ हैं सत्ता की, क्योंकि राजनेताओं से जुड़े हुए हैं ये संस्थान और आपकी सत्ता रही, ये तो नई-नई सरकार आई है अभी श्रीमल शर्मा जी की तो। तो इसलिए आपको ज़्यादा मालूम है, आपके समय में भी ऐसे ही चल रहे थे, आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो मुमकिन नहीं है, आप खुद भी जान रहे, समझ रहे हैं कि जब तक कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार नहीं उठाए, तब तक ये इस तरह के नोटिस निकलने से कुछ होने वाला नहीं है। मीना जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोचिंग संस्थान आज से तो चल नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि आज जयपुर में कोचिंग हब बना है, जिसकी तर्ज पे अगर आप विद्यार्थियों के लिए, जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज है, आप बड़े बड़े अलॉटमेंट तो कर देते हो, एयरपोर्ट के लिए कर देते हो, रेलवे के लिए कर देते हो, निकाल देते हो अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को लुभाने के लिए। क्या आप इन बड़ी बड़ी सिटीज में अलग से शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था हो सकती है अगर सरकार करना चाहे तो? और ये एक दिन में परिवर्तन तो होगा नहीं, लेकिन हम अभी इतना तो कर सकते हैं ना कि जितनी उसमें सेफ्टी बढ़ाई जा सके उतने प्रयास तो कर सकते हैं। एक दिन में तो कोई भी व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। जितना संभव हो, क्या वो कहावत है, आटे में नमक जितना या नमक में आटे जितना, राजू देव भानावत जी। वो वो तो करने के ऊपर है मीना जी, आप आटे में नमक डालो या नमक में आटा डालो, तो स्वयं के ऊपर रहता है कि वो कितनी सख्ती से और कितना इसमें पालना कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, मैं एक दो बात कहता। एक तो ये माहौल जो बन गया है कि बिना कोचिंग संस्थान में जाए किसी का कहीं पर चयन नहीं हो सकता है। ये माहौल ही इस बात, वातावरण इस बात जिम्मेदार है। सभी गांवों के आसपास के बच्चे आके यहाँ पढ़ते हैं। आज ऑनलाइन के जमाने में सारे, मैं तो कई बार कहता हूँ, मैं तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, कहता हूँ घर बैठ के आज बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको कभी किसी तरह से। और अगर इस तरह से भेड़ चाल में जितने लोग जाते हैं, आधा % पास होंगे, 1% पास होंगे, 99% लोग, तो ये एक तरह से बिजनेस जो व्यवसाय अभी कहा जा रहा था, व्यवसाय तो हो गया है। और व्यवसाय हो गया तो फिर आपको किसी हर तरह के व्यवसाय की जो भी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उनको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और उसी के अनुसार इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोचिंग संस्थानों के जो भी कर्ता धर्ता है, अधिकार, कुछ कोचिंग संस्थानों के करोड़ों अरबों के मालिक हैं, उनके लिए किसी भी सिस्टम में किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करना या किसी जनप्रतिनिधि को अपने पक्ष में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जैसा आपने कहा कि इसमें तो बहुत मन बना करके पूरी इच्छा शक्ति के साथ में इसको, और एक बार ही नहीं, लगातार करना पड़ेगा इस काम को। जहां भी ऐसी शिकायत मिले, और खुला में एक नंबर रखिए, एक नंबर दे सकते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, जहां भी किसी को कोई शिकायत ऐसी लगती है तत्काल उसको फोन करे और तत्काल उसको बंद करे। सब जनता का सहयोग भी इस काम में लेना पड़ेगा। जानकारी देने के लिए वैसे जानकारी होती है सभी निरीक्षकों को, ऐसा नहीं जानकारी नहीं होनी। जब कागजों में रिकॉर्ड पे आएगा किसी जगह पे, फला जगह पर फला कोचिंग सेंटर इस तरह से चल रहा है, और मैं इसमें जब थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये बात केवल कोचिंग सेंटर भी लागू होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े सेल लगती है, बड़ी प्रदर्शनियां लगती है, हर होटलों के बेसमेंट के अंदर लगती है, हजारों सैकड़ों लोग वहां जाते हैं, किसी दिन कोई भी हादसा वहां पर भी हो सकता है। तो ये जो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की कहीं भी लोगों को भावना की कमी लगे, व्यवस्था में कमी लगे, तो उसको एक सार्वजनिक रूप से उसको बताना चाहिए, जो संस्था है उनको, और उसको उत्तरदायित्व के रूप में वापस बताना चाहिए जनता को।
आज के राइट टू इन्फॉर्मेशन के युग में, सूचना के अधिकार के युग में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बताएं हमने ये शिकायतें ये प्राप्त हुई थी, हमने इस प्रकार से इनका निराकरण किया। तो जब जनता और सरकार दोनों परस्पर मिलकर के इस समस्या का हल करेंगे तो अब भविष्य में शायद जान माल की हानि से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। दोषारोपण एक पक्ष करे, एक उस पे करे, एक पक्ष दूसरे, दोषारोपण से तो शायद कोई हल का नहीं उससे कुछ होगा नहीं। इस विषय पर तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। सत्ता पक्ष कुछ विषयों में मेरे ख्याल से अब एक समय आ गया है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठकर एक बुक बनानी चाहिए, नोटबुक बनानी चाहिए, जिसमें उन विषयों की लिस्टिंग होनी चाहिए जिस पर दोनों की राय एक हो। और उसमें से एक मुद्दा ये है, सुमित श्रीमल जी, ये जो संदेश देने का काम आपने किया है, सरकार ने किया है, राजस्थान सरकार ने भी दिल्ली के बाद यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा कोचिंग हब है कोटा, तो जो मुस्तैदी दिखाई है, उस मुस्तैदी की मियाद कितनी समझें, कितनी दिखेगी? 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 महीना, कैसे, क्या प्लानिंग है आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में घटना हुई इसके लिए बिल्कुल एक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बिल्कुल इसके लिए किया है। साथ ही मैं मीना जी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ दुख व्यक्त करने वाले नहीं है, साथ में कार्रवाई भी करने वाली सरकार है। आप जैसा बोल रहे हैं कि दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन एक ईमानदार और भ्रष्ट व्यक्ति मिलकर के काम नहीं कर सकता। आप देखेंगे तो कांग्रेस शुरू से सरकार है। आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के बाद राजस्थान में संपूर्ण में, चाहे तो प्राधिकरण हो, नगर विकास हो, नगर पालिका हो, सभी स्तर पर कोचिंगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के लेकर अगर आप उदाहरण देखेंगे, जयपुर में एक 5 सदस्यीय टीम बिल्कुल बनाई गई है, जो अगले 15 दिन तक उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है और उनको बिल्कुल कार्रवाई के लिए उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि अगर आप 15 दिन में नहीं सुधार पाएंगे स्थितियों को, अगर आप नियमों की पालना नहीं कर पाते, 15 दिन में निश्चित रूप से आपको कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के जयपुर में 2 संस्थानों पर कार्रवाई की गई। और आप कोटा की बात करते हैं तो कोटा में देखिए 22 संस्थानों पर बिल्कुल कार्रवाई की गई है। आप देखते हैं कि 22 संस्थान, ऐसा कभी पूर्व में कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। आप ये राजकुमार पहले से कोचिंग हब, जयपुर में भी कोचिंग हब बनाया, लेकिन तो सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इन्होंने कोचिंग हब बनाया लेकिन कोचिंग हब को वहां शिफ्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वास्तव में आप बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान से बड़े-बड़े राजनेताओं का संबंध निश्चित रूप से जुड़ा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्तर में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए शुरू से ही आपने लगभग 8 महीने से भजनलाल जी की सरकार लगातार। सुमित श्रीमल जी, हमने बहुत ही पेशेंस के साथ आपको सुना, लेकिन आप प्रोग्राम को देखिएगा कि आप खुद को कितना सुन पा रहे हैं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं आप, थोड़ा और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, बेहतर डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। बहरहाल, राजेंद्र भानावत जी। तो सुझाव के रूप में देना चाह रहा था कि शहर में क्या होता है, कई प्रकार के संस्थाएं हैं और ये जो जिम्मेदारी से बचने का एक बड़ा कारण ये बनता है, जैसे जयपुर में देखें जेडीए है, नगर निगम है, हाउसिंग बोर्ड है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र हैं। जब कभी उस जमीन को बेच के कमाई करनी हो तब तो सब कहेंगे हमारा अधिकार है इसके ऊपर, और जब कभी व्यवस्था संभालनी हो, कभी उस पर कोई किसी प्रकार की ठीक तरह कोई रेगुलेटरी काम करना हो, सब एक दूसरे पे डालते हैं। तो इसमें 2 चीजें करनी जरूरी है। एक तो आग और इस प्रकार की बिल्डिंग के जो नियम हैं बने हुए, उनके नियमों में स्पष्टता बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत मुझे इस बारे में जो अनुभव है मेरा ये है कि कई प्रकार 2, 3, 4 विभागों के सबके नियमों में मापदंड अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग तरह से हैं, तो सब बच निकलने का एक तरीके की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, एक तो इस जिम्मेदारी का स्तर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और नियमों में जो जिस प्रकार के एनओसी की जो अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना अगर नहीं शुरू हो सकता, नहीं ही होना चाहिए। ताला खुलना ही तब चाहिए जब उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र फायर और फ्लड या और भी जो भी आवश्यक बिजली वगैरह की जरूरत है वो करें। ये बात बहुआयामी जो बहुमंजिला जो बिल्डिंग है दूसरी वाली सारी रेजिडेंशियल, उन पे भी लागू होती है। तो ये बात बहुत जरूरी है, अस्पष्टता को समाप्त करना और एक जिम्मेदारी का स्तर इसकी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कौन जिम्मेदार होगा ये तय होगा अगर 2-4 लोगों को जिम्मेदारी एहसास करा दी गई और उसमें दंड होकर के या आवश्यक कार्रवाई होकर के सार्वजनिक की गई,
तो शायद अधिकारी और जो स्तर के अलग-अलग लोग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने में ज़्यादा तत्पर होंगे। सुमित शिमल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आपका ऑडियो ठीक से काम किया। हमारी राजकुमार मीणा जी से जब बात हो रही थी तो उनका कहना था, और ये बात चर्चा में भी है, कि आपने कलाम इंस्टीट्यूट को टारगेट किया, उसकी भारी भरकम बड़ी सारी बिल्डिंग, तुलनात्मक रूप से उसके और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इस प्रदेश में, कोटा में, जयपुर में और भी अलग-अलग, खास करके कोटा में। वहां पर नजर दौड़ाई आपने कि वहां किस हालात में, किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, और वहां पर इस तरह की कार्रवाई करते आप, और उसका इसमें राजनीति करने की बजाय बच्चों का हित देखते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? देखिए, राजनीति तो शुरू से दो छात्रों के जीवन में, और कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, कोचिंगों पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमेशा युवाओं के लिए और छात्र छात्राओं के हित में ही कार्य करती आई है। आप देख रहे हैं कोचिंग की बात, निश्चित रूप से कोचिंग हब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता के टाइम पे सिर्फ बनाया गया, लेकिन ये राजनीति कर रहे थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में निश्चित रूप से प्रतापनगर में, जयपुर में कोचिंग सेंटर, सारी कोचिंगें बिल्कुल, लेकिन पूर्व की सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचार था, और उस भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने कोचिंग हब सिर्फ बनाया, लेकिन वहां उनको शिफ्ट नहीं की। आप कह रहे हैं कि 2 कोचिंगों की कार्रवाई की, मैंने अभी दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि 5 सदस्य टीम हमारी यहाँ पे बनाई गई है, जो अगले 15 लगातार सभी कोचिंगों का मुआयना कर रही है, और बिल्कुल पूरी जांच सीएम साहब को बिल्कुल दी जाएगी, और निश्चित रूप से पूरी सभी कोचिंगों जो इसके बाइकों जो नियम की पालन नहीं करेंगे, उन पे सभी पे कार्रवाई। और आप देख रहे हैं कि सुमित शिमल जी, हम इससे ज्यादा आपको समय नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सुन नहीं पा रहे, और आपको इतना समय भी इसलिए दिया ताकि आप ये शिकायत नहीं करें कि मुझे आपने इतनी देर बैठाया, लेकिन आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। डॉक्टर ज्योति सिडाना, कोटा के हालात आपसे बेहतर इस पैनल में कोई नहीं जानता, क्योंकि आप नियमित रूप से, व्यक्तिगत रूप से वहां से जुड़ी हुई हैं। वहां के हालात दिल्ली के हालात से कितने अलग हैं या कितने बदतर हैं, जरा बताइए सभी को, हमारे दर्शकों को भी, और उन पेरेंट्स को भी जो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं। देखिए, ये इस बात का उत्तर मैं इस तरह से दूंगी कि पिछले सालों में हम कहते थे कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट आते थे, अगर 2-2.5 लाख स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी आते थे, अभी उसका आधी संख्या रह गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स कितने जागरूक हो गए हैं, यहाँ के हालात क्या होंगे, जिसको देखकर वो डिवर्ट नहीं हो रही। पहला आंसर। दूसरी चीज, मेरा सवाल है कि अभी यहाँ बात हो रही थी, जितनी भी ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, इसकी परमिशन ली जाती है, तो परमिशन तो हमने ये देखा है वो किसी भी, जबकि बायलॉज मैं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मल्टी स्टोरी में हूँ, और मैं भी यहाँ पर उस सेक्रेटरीट में हूँ जिसमें मैं एज अ सेक्रेटरी डील करती हूँ इस सोसाइटी को। मैंने भी बायलॉज पढ़े हैं मल्टी स्टोरीज के। मुझे ये नहीं समझ में आता कैसे वो पास हो जाते हैं। फिर हमारा सीधा सवाल प्रशासन पे चला जाता है, कैसे पास हो जाते हैं, क्योंकि बायलॉज में तो कुछ और लिखा होता है, इतनी जगह छोड़नी चाहिए, आपका सेफ्टी जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम करना चाहिए, कहाँ है वो सब, ऑडिट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता। तो पहला चीज तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा, अभी आपको पता होगा जिस दिन ये गाइडलाइन आई थी नई वाली कोचिंग्स की, 16 साल से नीचे का नहीं होगा, ये चीजें ट्रांसपेरेंसी में रहेंगी, आपको फीस रिफंड करनी पड़ेगी अगर बच्चा मिड कोर्स में वापस जाता है, बहुत सारे नियम आए, 5 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। ये जब सब नियम आए थे, कोचिंग सेंटर्स के मालिक उन स्ट्राइक तो नहीं कहूंगी, एक मूवमेंट चलाया, और उन्होंने जगह जगह पर आंदोलन किया, और कभी अर्धनग्न अवस्था में किया कि कोटा सिटी को बदनाम किया जा रहा है बहुत सारे चैनल्स पर। मुझे लगता है कि यही आपने जैसे कहा कि कौन रोकेगा, कौन चेकआउट करेगा इनको, मुझे लगता है पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है। क्या पेरेंट्स इस तरह के हादसे होने की अपेक्षा करते हैं कि पहले कोई ऐसा हादसा हो? इतने सुसाइड हो रहे हैं रोज। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो मुखर्जी नगर या कोटा में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, दरअसल वो खुद उनसे भी बदतर स्थितियों से आते हैं। वो सिर्फ अपने बच्चे की प्रतिभा को एक
शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए उसे और विषम परिस्थितियों में छोड़कर फिर चले जाते हैं मैम मैं कि बीच में आपको रोकूंगी। कल जैसे बहुत बेहतर होगा, कल बहुत सुंदर होगा। जी बोले। जैसे सर ने कहा कि कोचिंग्स की जरूरत नहीं है, वाकई में अगर मुझे लगता है अगर आप एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल को, कॉलेजेस को स्ट्रेंथन कर देना, सचमुच कोचिंग्स की जरूरत नहीं है। आप ये बच्चे, जब हम लोग एडमिशन फॉर्म्स भरवाते हैं बच्चे से, वो भरता है, बच्चे को ये नहीं पता होता, जो 12वीं पास करके आ रहा है, 98% लिखा है उसके स्कोर बुक पर, या 80% लिखा है, वो बच्चे से पूछो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो वो हमसे पूछता है यहाँ किसके साइन होंगे मैम। आप सोचिए अगर बच्चा ये नहीं जानता कि एप्लीकेंट कौन होता है, आवेदक कौन होता है, तो आप सोचिए क्या हालत है। इसलिए बच्चे को कोचिंग में जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें स्कूली शिक्षा जो है, या कॉलेज हायर लेवल की एजुकेशन है, उसको हमें बेटर सिस्टम बनाना चाहिए। वहाँ सारी फैसिलिटी, वहाँ एक प्रॉपर एजुकेशन, आप ऐसे टीचर्स चुनकर भेजिए जो प्रॉपर, उनकी भी मुझे लगता है, उनको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको एक पोजीशन दे दी, उसको एक जॉब दे दी, तो उसको वापस चेकआउट नहीं करना चाहिए। आप कीजिए ना उसको, आप उसको बेटर बनाइए। मुझे लगता है तो शायद कोचिंग्स में बच्चे नहीं जाएंगे। जी राजकुमार मीणा जी, एक एस्पेक्ट पेरेंट्स का है, दूसरा एस्पेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का है, तीसरा एस्पेक्ट गवर्नमेंट का है, और चौथा जो दिखता नहीं है वो है आप जैसे लोगों का जो विपक्ष में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी इस वक्त ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके पास तो लोग मिलने वाले बहुत होते हैं, काम लेकर बहुत आते हैं, उनको काम करने भी बहुत होते हैं, इसलिए उनका ध्यान कम जाता है। लेकिन आपके पास अवसर होता है कि आप ऐसे हादसों का इंतजार नहीं करें। तो आपके यहाँ पर काम करने वाली टीम में कुछ काम भी इस तरह के बांटिए ताकि ऐसे बच्चों को ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। कुछ इस तरह की भी तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। राजकुमार मीणा जी, लगता है आपको? जी मीना जी, बिल्कुल होना चाहिए तैयारी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम एक बात बता, चलो आपने विपक्ष के ऊपर बोला कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जितने भी दिन राजस्थान में सदन चला है, उस सदन को हमने भली भांति देखा है। क्या हुआ है सदन में? विपक्ष ने मुद्दे उठाए, जवाब नहीं दिया गया, उल्टे उन पे आरोप लगाए गए, भांति भांति प्रकार की प्रतिक्रिया आई। तो मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये मुद्दा उस पर नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन कोचिंग संचालकों और वहाँ के लोग स्थानीय प्रशासन के होना चाहिए जो उनको एनओसी देता है। मैं पेरेंट्स की इतनी प्राथमिकता नहीं मानता क्योंकि बच्चा, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद घर पे फोन करके बोलते थे कि हमें वो कोचिंग अच्छी लग रही है, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि कौन टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक तो इतना इसका व्यापारीकरण हो गया कि जो क्लास में टीचर पढ़ा था ना, वो खुद ही बोलता है कि मेरे वहां आएगा तो अच्छे तेरे को नंबर दूंगा। ये वास्तविकता है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और यहाँ तक कि 12वीं तक में यही चल रहा है। किसी भी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते जाता है, आप सर्वे करवा लीजिए, वही विद्यार्थी जो टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है उसके घर पे ट्यूशन पढ़ रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ रही है? जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको प्रशासन को सख्ती से कुछ नियम बनाना चाहिए, और जब तक इस शिक्षा का व्यापारीकरण बंद नहीं होगा, ऐसी घटनाएं होती रहेगी और ऐसी जगह कोचिंग संस्थाएं चलती रहेगी। आज हर टीचर अपनी खुद की एक नया नाम रख के क्लास खोल लेता है। वही तो मैं उन्हें समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। नियम बन गए, प्रशासन भी काम कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गाइडलाइन कागज पे फॉलो करता है, जैसे राजेंद्र भानावत जी ने बताया। अब सवाल ये नहीं है ये क्या होना चाहिए का किस्सा तो खत्म हो गया। इस देश में नियम कानून तो सब बन गए हैं इन बुनियादी चीजों के लिए, कम से कम इन बुनियादी मुद्दों पर। लेकिन अब तो बात इनके एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूशन सत्ता नहीं करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उन्हें ज्यादा सतर्क करें कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुमित शिमल जी, आप कुछ कह रहे थे? मीना जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल, आपकी बात से, सुनिए मीना जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये जिम्मेदारी खुद लेता हूँ कि आगामी 10 दिनों में, मैं कोटा में रहता हूँ, कोटा के भी वीडियो आपको आपके चैनल पे भेजूंगा, जयपुर के भी भेजूंगा। लेकिन साथ में मीडिया की भी जिम्मेदारी बनता है कि उनको पूरी रूप से जला के और सत्ता पक्ष पे इसका दबाव डलवाए कि ये ग्राउंड से निकल के आया, इस पे कार्रवाई करो। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ओम बिरला जी का हाथ है तो हम बोल नहीं सकते, या सत्ता पक्ष वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। कोटा की जितनी भी बड़ी कोचिंग है, इसमें ओम बिरला जी की पार्टनरशिप है। अब बताइए यहाँ के सरकार में दम है कि उन पर कार्रवाई कर देगी? मैं साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ। सरकार तो आपकी थी 5 साल।
भूल गए आप? नहीं, हमारी थी तो ओम बिरला जी यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र में बैठे हुए थे बड़े पावर में, आपको सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये, इसको दौड़ने की नहीं। मैं खुद वीडियो बना के लाऊंगा कोटा के। क्या फिर यहाँ की सत्ता भाजपा भजन लाल जी या बीजेपी सरकार उस पर कार्रवाई कर देगी? बिरला जी ताकतवर थे, क्या बात है, आप खुद ही स्वीकार कर। राजकुमार जी, मुझे लगता है आप अभी राजनीति पे ना जाइए, कुछ ऐसे यूथ, आप सब यूथ हैं, स्टूडेंट्स लाइफ से गुजरे हैं, कुछ ऐसे यूथ नहीं, मैं राजनीति में नहीं जा रहा, मैंने बोला मैं खुद ऐसे कोचिंग संस्थानों की वीडियो लाऊंगा, लाइब्रेरी की वीडियो लाऊंगा जो इनसे जुड़े, फिर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमने निर्देश दिए, कमेटियां बना दी, जैसे भाई साहब ने बोला था। राजकुमार जी, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है दबाव डालने की। बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, हम इसमें कार्य करेंगे। और आपकी बात मीना जी मैं बिल्कुल हमारे पीसीसी अध्यक्ष के पास रखूंगा कि पूरे प्रदेश में कमेटी बनाई जाए जहां पे अवैध तरीके से कोचिंग संचालन हो रही है, लाइब्रेरी संचालन हो रही है, उनकी वीडियो बनाओ और उनकी शिकायत दीजिए। बिल्कुल आपने सही एक दिशा निर्देश से स्वयं कार्रवाई करनी। मुझे लगता है यूथ पावर सबसे बड़ी पावर है। आपके पास काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप उनको ग्रुप्स को बनाइए और जितने भी कोचिंग सेंटर, एटलीस्ट कोटा में तो ये कोशिश की जा सकती है, जितने भी कोचिंग सेंटर से एक बार वहां के हॉस्टल्स में, कोचिंग सेंटर्स में एक बार हम लोग खुद ही विजिट करें ना, वो मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि कानून तो बन गए। तो मुझे लगता है वास्तविकता में कारगर वही होगा, वास्तविकता में कारगर वही होगा, दूसरा कारगर बिल्कुल सिद्ध साबित नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा सुझाव है आप। राजेंद्र जी। नहीं, मैं ये पहले क्या होता था, मतलब इमारतें खुली होती थी, खिड़की दरवाजे खूब होते थे। आजकल जब से ये एयर कंडीशनिंग का जमाना आया है, उससे बिल्कुल कांच की, ग्लास की, सब तरह से बंद इमारतें, बिल्डिंग्स जो आप देखें आजकल, जिस प्रकार की बिल्डिंग बनती है तो उसमें एयर कंडीशनिंग के नाम पर, क्योंकि चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, खुद टीचर की सुविधाजनक रूप से रहे, तो ज्यादा आप बिल्डिंग में देखता हूँ जयपुर में भी और शायद सभी बड़े शहरों में है, बिल्कुल कांच की बिल्डिंग बंद, एक तरह से एक ग्रीन हाउस होता है ना प्लांट्स के लिए, उस तरह से बट्टी की तरह हो जाते हैं, जिसमें कुछ भी छोटी सी घटना होती है, दम घुटने से मरने की हो सकती है, आग लगने से हो सकती है, ये तो बेसमेंट में पानी गिर गया उसकी हिस्से होती है। किसी भी तरह से एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं निकास के रास्ते, किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, चेकिंग हर सप्ताह होनी चाहिए, हर महीना होनी चाहिए। अब ये है कि मैंने जैसे कहा, ये जिम्मेदारी तो सरकार के विभागों की है, विभागों में भी एक समन्वय की जरूरत है। समन्वय के बाद एक नोडल डिपार्टमेंट कौन होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी, ये तय करना जरूरी है। आप सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करा ले, नगर निगम करा ले, चाहे जेडीए करा ले, चाहे कोटा में वहां की अथॉरिटी करा ले, अगर आग लगी किसी बिल्डिंग में तो, या एनओसी के बिना कोई बिल्डिंग चल रही है, तो यहाँ पर फला अधिकारी जिम्मेदार है। नामजद जिम्मेदारी तय जब तक नहीं होगी, सामूहिक जिम्मेदारी मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं। और सामान्यतया सरकारों में ये होता आया है कि समिति बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, लेकिन कौन जिम्मेदारी ले रहा है? जब तक आप क्यों नहीं कर सकते भाई कि जिस बिल्डिंग में 50 बिल्डिंग किसी के हिस्से में आती है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले एरिया में जो म्युनिसिपलिटी का इंस्पेक्टर है या कोई व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं दे? सबको पता है या नहीं पता नहीं है। अब अगर उनका, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रभावशाली लोग है, प्रभाव का क्या फर्क पड़ता है? सरकारी नौकरी में आता है कोई व्यक्ति तो 35-40 साल तक रहता है, बस केवल उनको अपनी रीढ़ की जो हड्डी दी है ना ईश्वर ने हमें काम करने वाले लोगों को, उस रीढ़ की हड्डी का कभी इस्तेमाल कर लिया करें, रेंगने के लिए नहीं करें, सीधे खड़े रहें। सीधे का मतलब कोई किसी के प्रति जानबूझ के ना करें, लेकिन कम से कम जो अपेक्षा है, नियम कायदे कानून से अपेक्षा है, उसकी पालना करें। जनता के प्रति इतना सा तो प्रतिबद्धता हमारी सबकी बनती है, जो सरकार में है, जनप्रतिनिधि है, चाहे नौकरी में है। एक क्यों नहीं करते? किसी दिन हमारा ही बच्चा किसी का किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है, जरूरी थोड़ी कोई बात दूसरे का ही। जब आपदा आती है तो देखिए, प्राकृतिक आपदा को भी हम प्राकृतिक आपदा कह के नहीं डाल सकते, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव निर्मित आपदा है। जो भी दिल्ली में हुआ, चाहे वो सूरत में हुआ, चाहे राजकोट में हुआ, चाहे यहाँ हाथरस में हुआ, कहीं पर भी हुआ, ये या जोधपुर के मंदिर में हुआ था कुछ सालों पहले, 250 लोग मर गए थे उसके अंदर। तो ये मानव निर्मित आपदा पर तो नियंत्रण करना मानव को ही पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसको सजा देनी ही पड़ेगी। और इसमें राजकुमार जी जैसे कह रहे हैं, कई स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को, स्वैच्छिक नागरिक संगठनों को भी इसका सहयोग लिया जा सकता है। केवल सरकार को दिल खुला रखना पड़ेगा, जो भी शिकायत आ रही है डिफेंसिव नहीं हो जाए। हमारे यहाँ मीना जी दिक्कत क्या होती है, कोई भी अगर शिकायत जो सत्ता में होता है सामान्यतया,
कोई शिकायत आएगी तो उसको हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं, एक तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं नहीं साहब सब अच्छा है, हमारे टाइम पे सब अच्छा था, पहले वालों में गड़बड़ था यार, अभी सब ठीक है। ये नहीं, ये इस प्रवृत्ति को, मनोवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, उसका साहस दिखाना पड़ेगा स्वीकार करने का। अगर सच को स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे तो भविष्य में थोड़ी कुछ कार्रवाई हो सकती है, वरना हम लिपापोती करेंगे और दोषारोपण करेंगे तो उसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, जैसा अभी हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह से बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता यही है। अशोक ओझा जी बहुत देर से जुड़े हैं, कार्यक्रम खत्म होने का समय हो गया है, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ। अशोक जी, स्वागत है आपका। कोटा के जो हालात हैं वो राजेंद्र नगर के हालात से कोई बहुत ज्यादा आप भी अलग नहीं पाते होंगे। राजस्थान सरकार क्या जो एक संदेश के जरिए एक कोशिश जो कर रही है उसमें सफल होने की कितनी संभावना और कैसे आप देखते हैं? देखिए, कोटा की जो स्थितियां है वो राजेंद्र नगर का जो हादसा है उससे भी ज्यादा विकट है, लेकिन राज्य सरकार छोड़ के लोकल स्तर के प्रशासन भी उसमें अनदेखा करते हैं, नियम कायदे बनते हैं। जैसे अभी ये जो हादसा हुआ उसको लेके जिला कलेक्टर बैठक करेंगे, नियम कायदे जो बना रखे हैं उस पर चर्चा होगी, उसमें कोचिंग वालों को शामिल किया जाएगा, होटल संचालकों को शामिल किया जाएगा, लेकिन वो नियम कायदे कहीं लागू नहीं होते हैं। कभी भी आप किसी भी टाइम 24 घंटे में आप कभी भी जाके देखिए। कोचिंग का केवल मत ये है कि जितने ज्यादा बच्चों को भरा जाए, जितने ज्यादा बच्चों से वसूला जाए, बस उसके अलावा कोई काम नहीं है। सुरक्षा के कोई मापदंड तय नहीं है। पहली बात तो आप ये देखिए, कोचिंग क्लास आप कोचिंग के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? आप प्रवेश करके देखिए, आपको वहीं गेट के वहीं आपको पूरा सारा लाजवाब मिल जाएगा। अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और बच्चे जो है, बच्चे जब आप पूछते हैं तो आप देखिए कि कहीं सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं होता बच्चों से। मैं खुद मिल चुका हूं कई बार। लेकिन स्थिति ये है कि अगर बाई दी वे जो हादसा हुआ अभी राजेंद्र नगर में, वैसा हादसा अगर कोटा में हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट ऐसा है जहां से बच्चे सुरक्षित निकल सकते हो। अभी पिछले कुछ समय में पहले एक हॉस्टल में आग लगी थी जिसके अंदर से बच्चे जो है 5वीं मंजिल से कूद गए थे। तो ये हादसों को रोकने के लिए सरकार को कठोर होना पड़ेगा, राज्य सरकार को कठोर होना पड़ेगा और नियम कायदों को सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा। जबकि कहीं कोई कोचिंग में कहीं सख्ती से कोई नियम लागू नहीं होते हैं। जी आप चाहें तो कोटा ने 24 नियम बना रखे हैं, 24 नियम में से एक नियम भी लागू नहीं है। तो ये हालात जब तक रहेंगे, राजकुमार मीणा जी ने कहा ओम बिड़ला जी का गढ़ है, वहां पर हम क्या कर सकते थे, कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बीजेपी के लोकसभा अध्यक्ष के इलाके में हाथ नहीं डाल सकते थे। वैसे ही शांति धारीवाल जी विधानसभा में बोल चुके हैं कि मैं देख लूंगा। राजनीतिक इन कोचिंग संस्थानों पर राजनीतिक जो संरक्षण है वो बहुत पावरफुल है। जी, मैं नाम कहीं नहीं लूंगा, लेकिन इतना सशक्त है कि आप उस कोचिंग संस्थान पे अगर प्रशासन चाहे भी तो कोई एक्शन नहीं ले पाता है। तो ऐसे में कोई एक्शन नहीं ले पाता है। बिल्कुल। अब आप तो देखिए कि इन मजबूरियों के हाथों से भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार क्या कर पाएगी और क्या करना चाहिए, ये इसी सवाल के साथ आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक ओझा जी, आप बहुत ही बेहतरीन अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन समय की सीमा है, आपको फिर किसी कार्यक्रम में जरूर जोड़ेंगे। राजकुमार जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सब लोग सब जानते हैं, हालात क्या है ये सबको मालूम है, समाधान क्या है इसकी तस्वीर भी सबको पता है, लेकिन फिर भी सबके सब सारे के सारे हाथ बंधे हुए हैं। पेरेंट्स के भी, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, मुख्यमंत्री के भी, उनके मुख्य सचिव के भी और उनकी सरकार के भी।
अब जरूरत इस बात की है और देखना ये है कि कौन इन हाथों पर बंधी हुई जंजीरों को तोड़ता है। जो तोड़ पाएगा वो कितना ताकतवर है, क्योंकि नेक्सस बना हुआ है पूरा का पूरा। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए भजनलाल सरकार को बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब छात्रों के हित राजनीति से ऊपर सरकार यहाँ पर बनाए। न्यूज़ 24 पे आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।